चलिए देखते हैं, अब हम किरचॉफ का नियम देखते हैं। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, ठीक है, और ये क्यों बनाया गया। तो सबसे पहली बात ये कि किरचॉफ का नियम आया इसलिए क्योंकि क्या हुआ था कि भाई सर्किट जो परिपथ हमारे पास तैयार होते हैं, परिपथ में हमको किसी भी रेजिस्टेंस के बीच हम लोगों ने मतलब कोई भी परिपथ बनाते हैं और कोई भी हमने सर्किट तैयार किया तो उसमें हमको रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और सर्किट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, मतलब थोड़े से जटिल टाइप के परिपथ भी हमारे पास होते हैं। अब वो जटिल परिपथ में ये जो समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम जो हमने प्रतिरोध का हमने पढ़ा हुआ था, अभी जो हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा जिसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को हमने पढ़ा, तो उसमें जो परिपथ थे वो कैसे थे, सिंपल थे, है ना। अब यदि हमारे पास कुछ जटिल परिपथ आ जाए, जैसे किस तरह के, मान लो हमारे पास ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, फिर हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध है, फिर हमारे पास ये इस तरह से प्रतिरोध है, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास ये इधर से एक और हमने इधर से ले लिया एक ब्रांच, यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ हमने एक बैटरी जोड़ दी, है ना, यहाँ पर आगे कुछ और अपने पास जुड़ा हुआ है। इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या जाते हैं, परिपथ यदि हमारे पास आ जाते हैं, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बार और इधर से रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं, ये इस तरह से, ठीक, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया, इस तरह के कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या जाते हैं, परिपथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला कंसेप्ट खत्म ही हो जाता है ना। मतलब हम यहाँ पर भी नहीं बता पाते हैं कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है, परिपथ उससे निकालना थोड़ा सा दिक्कत में होगी। तो किरचॉफ ने हमको उस अपना एक अपने लॉज दिए, दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, दो नियम हैं, और उन नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी परिपथ में किसी भी प्रतिरोध के मध्य बहने वाली धारा का मान और, है ना, क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर, है ना, उस परिपथ उस प्रतिरोध के जो सिरों पर जो विभवांतर है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस किरचॉफ के नियम की सहायता से निकाला जा सकता है। तो किरचॉफ का नियम भी केवल किस लिए आया, तो हमको प्रतिरोध निकालने के लिए और किसी भी प्रतिरोध के मध्य जो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और उस प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान यदि हम चाहते हैं निकालना चाहते हैं तो उसके लिए किरचॉफ ने अपने कुछ नियम दिए। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो जटिल परिपथ है, ठीक है, इसमें किरचॉफ को नियम को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी दो तीन हम डेफिनेशन या कुछ चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जंक्शन, संधि, इसके बारे में समझेंगे यहाँ पर संधि। तो संधि क्या होती है, तो संधि वह बिंदु होता है, किसी भी परिपथ का वह बिंदु होता है जिसमें से तीन अपने पास क्या निकलते हैं, तीन रास्ते जा रहे हैं। देखो जैसे ये इसको हम समझेंगे, एक, दो और ये तीन, कम से कम तीन, दो वाले नहीं, जैसे ये है, ये इसको संधि नहीं बोलेंगे, इसको संधि नहीं बोलेंगे, इसको संधि नहीं बोलेंगे, इसको संधि नहीं बोलेंगे, इसको संधि नहीं बोलेंगे। कितनी शाखाएं मतलब कितने वहां से कितने ब्रांचेस निकलने चाहिए, कितनी शाखाएं निकलनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे शाखाएं नहीं बोल सकते, इसमें से अपन बोल सकते हैं तीन रास्ते जाने चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, कम से कम तीन रास्ते जाने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, संधि, क्या बोलेंगे, संधि, ठीक है। तो संधि में कम से कम, यहाँ पे कम से कम तीन क्या होने चाहिए, रास्ते होने चाहिए, तीन क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस नहीं बोलेंगे उसको, तीन रास्ते होंगे या तीन पॉइंट से जाने वाले तीन, अपन क्या बोल सकते हैं, तीन रेखाएं होनी चाहिए, ऐसा ले लो, तीन रास्ते बोल दो चलेगा, तीन रास्ते होने चाहिए अपनी भाषा में, है कि नहीं, इसको ऐसे तो संधि लेंगे। दूसरा ब्रांचेस, शाखाएं किसको कहेंगे, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। तो शाखाएं हम किसको कहेंगे, तो जहां जो संधि होंगी, ठीक है, मैंने बोला ना कि संधि ये नहीं है, तो दो संधियों के बीच, मतलब संधि बोले तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो देखिए यहाँ से भी तीन रास्ते हैं, एक, दो और तीन, तो ये क्या कह रहा है, संधि, ये भी क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन रास्ते हैं, ये भी संधि, तो हम इसको नाम देते हैं ए और बी। तो ये दो संधि को मिलाने वाली जो अपने पास रेखा होगी उसको क्या कह लेंगे, शाखा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं दो
संधि। अब वो संधि कुछ भी हो, मतलब वो रास्ता कोई भी हो सकता है ना, ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, तो कोई भी रास्ता हो सकता है। तो शाखाएं दो संधि को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, तीन रेखाएं जानी है, ऐसे लेकर तीन रास्ते की जगह तीन रेखाएं होनी चाहिए, तीन रेखाएं जाने वाली, तीन रेखाएं जाने वाली, तीन रेखाएं होनी चाहिए, ऐसे लिखो ना, तीन रेखाएं मतलब ऐसे ऐसे जाने वाली और या आने वाली, वो डिपेंड करेगा कि हम किसको बोल रहे हैं ना। दो संधि को मिलाने वाली रेखा, दो संधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? शाखा रेखा बोलेंगे, या दो संधि को मिलाने वाला परिपथ, या हम बोलेंगे अभी तो रेखा ही बोल देते हैं, अभी समझ लो। रेखा मतलब आपका ये क्या है, ये जो हमारे पास तार होगा, प्रतिरोध चालक तार होगा ना, परिपथ में अपन तार यूज करेंगे परिपथ बनाने के लिए, ठीक है, तो हम उसको अभी रेखा ही बोल देते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है? शाखाएं, शाखा कहलाती है। एक तीसरा, अब बात करते हैं लूप। लूप क्या होता है? तो लूप में याद रखिएगा, जैसे अपन एक लूप ये लेंगे, जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी और डी, तो जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। लूप क्या कहलाता है? जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ऐसे है ना, जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु। जैसे इसमें अपन क्या बोलते हैं, तो ए बी सी डी ए, देखो ए बी सी डी, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हो गया, तो ये एक लूप बना हुआ, ये एक लूप होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक लूप होगा। तो लूप किसे कहेंगे? जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये संधि से, देखो एक संधि से होकर, जहां से संधि, जिस संधि से होकर जा रही है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, जिस संधि से होकर जा रही है वहीं पर आकर मिलनी चाहिए, है ना, जिस संधि से होकर जा रही है उसी संधि पर आकर के मिलनी चाहिए। और एक बात, उस पूरे दौरान, इस पूरे दौरान धारा का मान कैसा होता है? तो एक लूप में सभी जगह धारा का मान, याद रखिएगा, धारा का मान एक समान होता है। लेकिन यहाँ पर यदि मान लो यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस पूरे संधि में धारा का मान कैसा होगा? एक समान होगा, वो चेंज नहीं होगा। और वैसी शाखा में भी बात करते हैं, यदि मैं एक शाखा की बात करूं तो एक शाखा पर धारा का मान कभी बदलता नहीं होता। यहाँ पर भी शाखा में, यहाँ पर भी है ना, शाखा ये लूप में नहीं है, एक लूप में अपन एक लूप में, हाँ बिल्कुल एक लूप में बोल सकते हैं, एक लूप में बोल सकते हैं सभी जगह, है ना। वैसे ही धारा का मान भी था शाखाओं में, है ना, शाखाओं में धारा का मान एक समान बना रहता है, एक समान होता है, वो कभी चेंज नहीं होगी। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, देखो यहाँ से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। यदि यहाँ से 2 एम्पियर अंदर एंटर की है, तो यहाँ से निकलेगी भी कितनी? 2 एम्पियर। यदि यहाँ से 2 एम्पियर धारा जा रही है, तो यहाँ पर आएगी कितनी? 2 एम्पियर धारा। ये चीज दिमाग में, ठीक है, उसमें वो धारा कभी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आपने देख लिया कि संधि, है ना, शाखाएं और लूप, क्योंकि इनका प्रयोग मैं बार बार उसमें करूंगा। इसको लूप को मैं क्या बोलूंगा? तो बंद पास बोलते हैं इसको, बंद पास, ठीक है, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? बंद परिपथ, बंद परिपथ, ये भी नाम होगा।
तो आपकी बुक में बंद पास दे सकता है, बंद परिपथ दे सकता है, तो वो जो भी दे सकता है आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, शाखा किसको कहेंगे, संधि किसको कहेंगे, लूप किसको कहेंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो ये तीनों डेफिनेशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो किरचॉफ का नियम क्यों दिया गया ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो पहला नियम है ना, वो क्या है, संधि का नियम। तो हम संधि का नियम भी बोलते हैं, संधि का नियम। ठीक है, या इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, तो धारा का नियम भी बोल देते हैं, धारा का नियम भी बोल देते हैं, है ना। या इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, तो पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम। तो नियम, क्योंकि ये पहला नियम संधि पर आधारित है इसलिए संधि का नियम कहते हैं, और ये किसी संधि पर धारा के लिए आधारित है इसलिए इसको धारा का नियम भी कहते हैं। तो आपका संधि का नियम से के नाम से भी जाना जाता है, धारा के नियम के नाम से भी जाना जाता है, और किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का पहला नियम से जाना जाता है। क्या कहा उसने कि किसी भी पहला नियम जो है वो क्या कहता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा i इज इक्वल टू व्हाट, ये किसने कहा, किरचॉफ का पहला नियम कहता है। जैसे एकदम थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पर ये है, इस तरह से ये अपने पास है, यहाँ से बहने वाली धारा, इसको हमने बोला I1, ठीक है, इसको आप क्या कह दीजिए I2, इसको आप क्या कह दीजिए I3, ठीक है, इसको कह दीजिए I4, इसको कह दीजिए I5, इस तरह से। ठीक, तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है, समस्त धाराओं का योग क्या है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ऑब्वियसली कुछ धाराएं क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है, कुछ धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही है और कुछ धाराएं बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी धाराएं हैं जो अंदर की ओर संधि, ये संधि हो गई, ठीक है, इस पर आ रही है। तो जो आने वाली है, तो अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाली धाराओं को आप धनात्मक दिखाएं, ठीक है, या आने वाली धाराओं को धनात्मक दिखाएं या जाने वाली धाराओं को धनात्मक दिखाएं। तो जितनी आ रही है और जितनी जा रही है, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई उनका सम 0 हो रहा है। इससे आपको एक चीज तो स्पष्ट होगी कि एक जो आ रही है, तो एक को आप धनात्मक कहेंगे और एक को ऋणात्मक कहेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि संधि पर, इसमें हमने एक नियम बना दिया कि संधि पर आने वाली जो धाराएं होंगी, आने वाली धाराएं और संधि से जाने वाली धाराओं का मान कैसा होता है, बराबर होता है, मान बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं इस तरह का। तो हम ये भी नियम और बना दिया कि आने वाली धाराओं को, संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि पर आने वाली धाराएं कैसी होंगी, तो एक नियम ऐसे हमने मान लिया, आप भी मान सकते हो अपने हिसाब से। धाराएं कैसी हैं, धाराएं धनात्मक होंगी, ऐसे आप चाहे ऋणात्मक मान सकते हैं। और संधि से जाने वाली धाराएं,
संधि से जाने वाली धाराएं कैसे होंगी? ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए क्या हो रहा है, I1 आ रही है तो आ रही है तो धनात्मक ले लिया, अब I2 जा रही है इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, I3 आ रही है इसलिए इसको धनात्मक ले लिया, I4 जा रही है इसलिए इसको ऋणात्मक ले लिया, ये भी जा रही है इसलिए इसको ऋणात्मक ले लिया I5 को, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अच्छा इसको लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, I1 क्या हो जाएगा माइनस I2 जा रही है ना, तो जो जाने वाली है इसको ऋणात्मक, आने वाली को धनात्मक अपन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा I3 भी अपने पास क्या है, आ रही है, ठीक है, प्लस I4 कैसे है, जा रही है कि आ रही, जा रही है तो हम इसको माइनस ले देते हैं, और I5 भी जा रही है इसलिए इसको माइनस, I6 आ रही है इसलिए इसको पॉजिटिव ले देते हैं। इक्वल्स टू हमने 0 दिया, तो फाइनली जितने अपने पास माइनस वाले हैं उसको पक्षांतर कर दीजिए, तो I1 बराबर I1 प्लस I3 प्लस I6 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I5, ये हमारे पास होगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग, धाराएं है ना, आने वाली कुल धारा का मान, ऐसे लिख दो, धारा का मान है ना, और संधि से जाने वाली कुल धारा का मान बराबर वाली धाराओं का मान, कुल धाराओं का मान, ऐसे लिखो, आने वाली वही ठीक था, वाली धाराओं का मान, संधि से जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। आने वाली धाराओं का मान धाराओं के मान के बराबर होता है, आने वाली धाराओं को धनात्मक और ऋणात्मक। अर्थात देखिए मतलब ये कि सीधी सी बात है, यदि अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, फिर से पहला नियम हमको क्या बताता है, तो पहला नियम ये कहता है कि यदि सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर मैंने बोला 7 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, तो हमने बोला, मैंने ऐसे कह दिया 4 एम्पीयर धारा यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो देखो ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो आ कितनी रही है 7 एम्पीयर, तो यहाँ से 4 जा रही है तो ऑब्वियसली जाना कितना चाहिए, तो 7 जाना चाहिए, आ 7 रही है तो जाना भी 7 चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ से कितनी जाएगी, 3 एम्पीयर जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल और ले लीजिए, देखिए यहाँ से मैंने ऐसे ले लिया, ये अपने पास, ठीक है, ये, तो यहाँ से मान लो 4 एम्पीयर धारा आ रही है, और यहाँ से मान लीजिए आपका इस तरह से अपन ले लेते हैं, और यहाँ से जा रही है वो 2 एम्पीयर जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कितनी जाएगी, तो देखिए आ रही है, आ कितनी रही है, अपन फिर से बोल रहे हैं, आ कितनी रही है, तो आ रही है 4, यहाँ से जा रही है 2, तो यहाँ से कितनी जाएगी, 2 एम्पीयर जा रही है। बस समझ में आ रही है, क्यों, कैसे पता चला, तो हमको मालूम है जितनी आ रही है उतनी जाएंगी, जितनी आ रही है उतनी जाएंगी, और यदि मैंने यहाँ पर क्या किया, 7 एम्पीयर कर दिया, यहाँ से गई 7 एम्पीयर, तो और यहाँ से, तो देखिए 4 यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा कितनी रही है, 7 रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कितनी आ रही होगी, यहाँ पे संधि पर हमने बोला 3 एम्पीयर आ रही है, तो 4 और 3 कितना हो रहा है, 7। तो इससे देखो ये अननोन था हमारे पास, बस समझ में आ रही है, तो वो हमको कहाँ से मिल जाएगा, तो ये जो संधि का हमको जो नियम है उससे हमने क्या कर लिया, धारा का मान निकाल लिया कि उसमें से कितनी धारा आ रही होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संधि पर जितनी आ रही है, जितनी भी मात्रा में धारा का मान आ रहा है उतनी ही मात्रा में वो धारा का मान जाएगा भी। तो इसका मतलब ये है, ना तो धारा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसमें एडिशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये किसके नियम का पालन करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यह किस नियम का पालन करता है, तो अपन यहाँ डायरेक्ट नोट करके लिख देना, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इस तरह से आपको लिख देना है। पहला नियम जो होता है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऐसे पालन करता है क्या,
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये नियम पर आधारित है, ऐसे लिखो भाई, सीधी सी बात है ना। जितनी धारा आ रही है उतनी जा रही है, उससे ना कम हो रही है ना उससे ज्यादा हो रही है। तो ये ऊर्जा संरक्षण किस तरह से ऊर्जा का नियम है, उसी नियम पर आधारित ये है। ठीक, तो इसके आपको वो समझ में आ गया। ठीक है, यदि आप चलो एक एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें से ये 8 एम्पियर, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ऐसे इसको लिख देता हूँ, यहाँ से मान लो I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये हमारे पास, इसको ऐसा मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये 3 एम्पियर। तो अब बताइए कि यहाँ से 8 एम्पियर आ रही है, ये गई कितनी, 3 एम्पियर, तो ये कितनी होगी, I का मान कितना होना चाहिए, तो सीधी सी बात है 5 एम्पियर। क्योंकि देखो ये R कितनी रही है, 8, तो जाएगी भी कितनी, 8। यदि मैं इसको ऐसा कर देता, कैसा कर देता, मान लो ऐसा कर देता, ठीक है, और 3 जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे नहीं, यहाँ पर मैं इसको 11 कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अब I का मान कितना होना चाहिए, तो देखिए ये यहाँ से 11 एम्पियर जा रही है, R कितने रही है, एक जगह से 8, तो इधर से कितनी आ रही है, सीधी सी बात है 3 एम्पियर आएगी। और समझ में, तो इस तरह से हम अज्ञात धारा का मान निकाल सकते हैं किसी संधि पर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो है बंद परिपथ का नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या है, बंद परिपथ का नियम है। उसको अपन कैसे लिखते हैं, तो चलिए देखिए मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। इसको इस तरह से अपन ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया R1, ठीक, और इसको अपन ले लेते हैं प्लस माइनस, ये हो गया तुम्हारे E सेकेंड, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया R2, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 8, ये हो गया 8। इसको हम नाम दे देते हैं A B C D E, और इसको हम नाम दिया F। ये हमारे पास, ठीक है, ये बंद परिपथ है हमारे पास। इसके बीच जो विभवांतर है वो कितना है, E1 है, और इसके बीच जो अपने पास प्रतिरोध है वो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसके बीच विभवांतर कितना है, E2 है। ठीक, जो सेकंड नियम है वो क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी हमारे पास यहाँ पर हमने कोई भी विभवांतर लगाया है ना, तो किसी भी बंद परिपथ में, जैसे अपन एक सिंपल सा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना, और ये मैंने एक प्रतिरोध ले लिया, एक परिपथ ले लिया, एक बंद परिपथ है, ठीक है, A B C और ये मैंने ले लिया D। तो A B C D A ये बंद परिपथ है अपने पास, ठीक है, और इसका विभवांतर कितना है, E है। तो उसका कहना क्या है, उसका नियम ये है, जो दूसरा नियम है कि किसी भी बंद परिपथ पर या बंद पास पर या किसी भी एक लूप हम ले लेते हैं, बंद लूप जो है, उस पर जितने भी विभवांतर आएंगे, उन पर, उस बंद लूप पर जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी विभवांतर आएंगे, उन सारे विभवांतर का जो सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो कैसा होगा, उन सब विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 होता है। ये दूसरा नियम। अर्थात यदि मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपन को। वो क्या है, देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल पे लेते हैं और इसको लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल पे होता है और ये हाई पोटेंशियल, मतलब ये उच्च विभव और ये निम्न विभव। यहाँ पर उच्च विभव है और यहाँ पर निम्न विभव है। धारा किधर से किधर प्रवाहित होगी, तो अधिक विभव से निम्न विभव की होगी, मतलब वो धारा का मान ऐसे इधर से प्रवाहित होगी, सीधी सी बात, ठीक है। धारा मतलब ऐसे प्रवाहित होगी। यदि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, हमने कैलकुलेशन ऐसा किया, थोड़ा समझना, हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारी जो गणना है, ध्यान देना ना, ये हमारे पास विभव क्या है, E है, हमारी गणना इधर से है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊंचे से कम को घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाई से लो को घटा रहे हैं। भाई यहाँ विभव हम मानकर चलते हैं 40 है और यहाँ विभव कितना है, 10 है, तो हमने क्या किया, 40 ऋण 10, कैलकुलेशन हमारा ऐसा चल रहा है,
ठीक है, हमको बैटरी इस तरह से या विभवांतर ऐसे दिया हुआ है, इसको हम विभवांतर मानकर चलते, बैटरी है एक्चुअल में, तो बैटरी क्या क्रिएट करती है, विभवांतर क्रिएट करती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर विभवांतर ई है और हमने कैलकुलेशन गणना ऐसे की है, तो यहाँ पर ई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ई को मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि विभवांतर लिख रहा हूँ, इसका मतलब कैसे लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। जब मेरी गणना ऐसी होगी और विभवांतर मेरे लूप में मैं जब गणना करूंगा, तो यदि मैं इस तरफ गणना कर रहा हूँ, ऐसे गणना कर रहा हूँ, है ना, ये गणना ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। तो गणना मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये यदि मैं हाई से लो में जाऊंगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। इसी तरह से थोड़ा सा समझिए कि यदि हमने यहाँ पर लिया, है ना, और गणना मेरी ऐसी होगी, मैं गणना कैसे कर रहा हूँ, मेरी गणना मतलब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना, किसका, एक लूप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके मध्य विभवांतर की गणना मैं कर रहा हूँ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, गणना इस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि लूप बनाऊंगा या तो ऐसे बनाऊंगा या तो ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। यदि मैंने लूप ऐसे बनाया है तो वहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, लो और ये हाई। तो यदि मैंने लो से हाई को माइनस किया तो मुझे कैसा मिलेगा, -30 मिलेगा, अर्थात मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस। समझ जाना, फिर से बात, गणना देखो विभव ऐसा है, विभवांतर हमको इस तरह से दिया हुआ है, मतलब बैटरी ऐसी दी हुई है और गणना में ऐसे कर रहा हूँ, तो उसको कैसे लेके चलूंगा, माइनस। बैटरी ऐसी दी है और मेरे परिपथ या मेरे गणना में ये इस तरह से आ रहा है, गणना में ऐसे कर रहा हूँ, बार बार समझना, जो क्यों बता रहा हूँ तभी बताऊंगा इसको। यदि मैं गणना ऐसे कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर, अब इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कुल विभवांतर कितना होता है, 0। यहाँ से बहने वाली धारा मैंने मान लिया I, इसका प्रतिरोध कितना है, R। तो ये जो प्रतिरोध है, ये मान लो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, हमने सॉरी धारा का मान I है, इस तरह से प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो मैंने क्या किया, गणना कैसे किया, ऐसे किया। यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है, मैंने गणना कैसे की, ऐसे। धारा का मान किधर है, इधर, इधर है, मतलब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धारा ऐसे प्रवाहित, मैंने गणना ऐसे किया तो ई को कैसा लूंगा, पॉजिटिव, क्योंकि अधिक विभव से निम्न विभव के। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पर थोड़ा इसको, अब देखिए ये तो हो गया क्लियर। यदि मैं गणना यहाँ पर कैसे कर रहा होता, ऐसे कर रहा होता, तो मैं ई कैसा लेता, माइनस लेता। बात समझ में आ रही है। यदि मैं इस तरह से ना लेकर इसको लेता और इसको लेता, समझना बात को, थोड़ा समझो यहाँ पे, मैंने दोनों तरीके से मैं आपको बता देना, ठीक है। ये समझ में आ गया। यदि मैं गणना ऐसे करूंगा तो ई मतलब कम से ज्यादा की ओर जाऊंगा तो माइनस, ज्यादा से कम की ओर जाऊंगा तो प्लस। अब थोड़ा सा और एक नियम देखिए, यहां पर प्रतिरोध है, ठीक है, यहां से बहने वाली धारा आई, और यदि मेरी गणना भी ऐसी हो रही है, ठीक है, गणना मेरी कैसे हो रही है, ऐसे, ये गणना की दिशा, ठीक है। इसके बीच विभवांतर कितना होगा, हम जानते हैं, विभव इज इक्वल टू आई इंटू आर। धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर विभवांतर अधिक होगा, यहाँ पर विभवांतर कम होगा, क्योंकि आवेश का जो फ्लो होता है वो अधिक से कम की ओर होता है। तो ऑब्वियसली धारा का फ्लो भी इधर ही है, धारा की दिशा भी इधर ही है और मेरी गणना की दिशा भी इधर ही है, तो ये आई आर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर विभवांतर कैसा लूंगा मैं, धनात्मक लूंगा। यहाँ पर जो विभवांतर लूंगा वो कैसा लूंगा, धनात्मक। फिर से यदि मेरे पास क्या है, ये प्रतिरोध है और धारा का मान ये है और मेरी गणना ऐसे हो रही है, मैं अपनी गणना कैसे, तो ये धारा के विपरीत कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं प्रतिरोध मतलब विभवांतर लूंगा वो कैसे लूंगा, माइनस लूंगा, माइनस आई आर, ये मतलब माइनस। अभी समझ में आ रही है। यहाँ पर ये कुछ नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है, ज्यादा ये कोई लिखने ना। क्या मैं गणना कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो गणना ये, तो धारा की विपरीत दिशा में गणना करूंगा, तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालूंगा वो कैसे लिखूंगा, माइनस आई आर से करूंगा। अब थोड़ा सा इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। पहला ये मैंने यहाँ पर ऐसे बैटरी ले ली, ये, और यहाँ पर ये ले ली, ठीक, ये ठीक, इस लूप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कैलकुलेशन किया, ठीक है। धारा का मान किधर, तो हमने बोला धारा का मान ये, और मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास कुल इस लूप के अंदर कुल क्या है, विभवांतर निकालना है।
तो ये क्या है हमारे पास, इसका विभव मैं ई मानकर चलता हूँ। तो देखो मैंने कैलकुलेशन ऐसा किया, तो ये अधिक से कम की हो रही है तो पॉजिटिव लूंगा। अब कैलकुलेशन देखो, गणना मेरी ऐसे हो रही है और धारा का मान देखो किधर है, इधर है। बस समझ में आए? तो इसके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, तो मान लो इसका प्रतिरोध I है, तो इनके सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, तो हमने बोला I इंटू R इसके मध्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पर धारा का मान इधर है और मैं गणना ऐसे कर रहा हूँ, गणना इस तरह से कर रहा हूँ ना। देखो इस तरह का मतलब क्या है, गणना मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस दूंगा, माइनस क्या हो जाएगा, I इंटू आर इज इक्वल टू क्या, क्योंकि समस्त विभवांतरों का योग कितना होता है, 0। हमने बंद लूप का भी मैं बता रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक, दूसरा देखो ये समझ में आ गया, इसको लिख लेना जरूर। ठीक, दूसरे वाले एग्जांपल में देखिए, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये ले लिया ई, ठीक है, और मैंने ये ले लिया, थोड़ा समझिएगा, ये भी एक सिंपल सा बनाया हूँ पहले, है ना। अब यहाँ पर देखिए मेरी गणना कैसे हो रही है, इस तरह से। अभी गणना कैसे किया था मैंने, ऐसे। अब मैं गणना ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे धारा आई, तो देखिए यहाँ पर गणना मेरी ऐसे हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब मैं ऐसे करूंगा तो देखिए यहाँ पर गणना ऐसे हो रही है, इसी आई की डायरेक्शन में, यहाँ गणना इधर हो रही है, तो मैंने ये आई आर जो यहाँ विभवांतर है, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मेरे लिए। बात समझना, ये जो गणना है मेरी, मैं गणना करना मतलब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना भाई, मुझे क्या चाहिए, सारे विभवांतर चाहिए, किसके बीच, ये इस बंद लूप के अंदर, बंद लूप के अंदर जितने भी विभवांतर होंगे सबकी गणना करनी है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है, विभव पर आधारित है, इसलिए उसको विभव का नियम भी कहा जाता है। जैसे हम पहले वाले नियम कौन सा आधारित था, धारा पर आधारित था, है ना। और पहला वाला नियम क्या था, लूप का नियम भी कहते हैं, दूसरे वाले नियम को क्या बोलते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना मिल गया हमको, 0, ये कितना मिल गया, 0, तो हमको फिर से क्या मिल गया, ये इक्वल्स टू आई आर। अभी समझ में आया है जो मैं गणना वाली बात कर रहा था वो क्यों कर रहा था। यदि इधर करूंगा तो देखो ई के लिए ऐसे जाएगा, तो अधिक से कम, तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो कम से ज्यादा में जा रहा हूँ ना, ऐसे गणना कर रहा हूँ, इसलिए ई को नेगेटिव रखा, और चूंकि ये देखो गणना मेरी धारा की दिशा में ही है, इसलिए ये धनात्मक। अभी क्लियर है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए इसको, ये चीज आपको आपके दिमाग में है तो इजीली आपको ये रूल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम हमारा क्या है, तो दूसरा नियम है कि किसी भी परिपथ के बंद पास है ना, या आप क्या बोल सकते हैं, किसी भी परिपथ के बंद पास या बंद परिपथ, किसी भी बंद पास के, ऐसे किसी भी बंद परिपथ या बंद पास, किसी भी बंद परिपथ या बंद पास है ना, या लूप लिख दो आप, ऐसा लूप में समस्त विभवांतरों समस्त में उपस्थित, ऐसे लिख देते हैं, उपस्थित है ना, उपस्थित समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये नियम होता है। ये दूसरा नियम है। इसको देखो, दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं, तो पहले तो फिर तो वही बात, किरचॉफ का दूसरा नियम इसी नाम से जानेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये बोले जाएगा द्वितीय नियम, है ना। या इसको क्या बोलते हैं, विभव का नियम, क्योंकि ये विभव पर आधारित है इसलिए इसको नाम क्या दिया, विभव का नियम। इसको और क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या, बंद पास का नियम, पास का नियम, ये भी नाम दे देते हैं। ये 3 नाम आप दे सकते हैं। ठीक है,
तो वो क्या कहलाता है कि किसी बंद परिपथ या बंद पास या लूप में उपस्थित समस्त विभवांतरों का बीजगणित योग शून्य होता है। इसका मतलब सिग्मा v इज इक्वल टू व्हाट, 0। सिग्मा v इज इक्वल टू क्या, 0। यही हमारा दूसरा नियम, यही हमारा क्या है, दूसरा नियम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये दूसरा नियम हम इनमें लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने बंद पास हैं हमारे पास, यहाँ पर जो दिया हुआ है कितने बंद पास है, इसको हम ले लेते हैं। चलिए पहला हम लेते हैं ए बी सी डी ए, मैंने एक बंद परिपथ, किसमें, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में। देखो इसमें हमको लेना है पूरे सारे विभवांतर को लेते चलो, ठीक है ना। तो चलो ले लो। अब इसमें आप बताओ कैलकुलेशन ऐसे करनी है या ऐसे करनी है, किस तरह से करें। तो हम चलिए हम लेकर चलते हैं कैसे कैलकुलेशन। तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करके चलता हूँ, ठीक है। इसको R2 अपन यहाँ लिख देते हैं। मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, इस तरह से करता हूँ। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस बंद परिपथ में किसमें ए बी सी डी ए में देखिए हमारे पास इसके बीच विभवांतर हमारे पास कितना हो जाएगा। तो मैंने ले लिया I1 R1, ठीक है। यहाँ पर विभवांतर कितना हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, V इज इक्वल टू I, ओम के नियम से I इंटू R। तो इसके बीच कुल विभवांतर अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ से बहने वाली धारा हमने बोला I1, सीधी सी बात है। यहाँ से अपने पास देखो ये जो I1 है, यहाँ से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I2, ठीक है। अब देखो मैं जब कैलकुलेशन ऐसे कर रहा हूँ तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ये अधिक से कहाँ है, फिर से E1 कैसा होगा, तो देखो अधिक से कम। मेरी गणना कैसे हो रही है, इस तरफ, ठीक है। ऐसे गणना हो रही है तो मैं पहले इसको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे गणना कर रहा हूँ तो देखो ये अधिक से कम, अधिक से कम मतलब E कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये वाला विभवांतर कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब यहाँ पर देखो धारा का मान किधर है, ये है इस डायरेक्शन में। मेरी गणना किधर है, देखो मेरी गणना की दिशा ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, गणना ऐसे हो रही है और धारा की दिशा कैसी इधर है। तो ये देखो ये E कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा I1 इंटू R1, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो ये यहाँ पर धारा की दिशा इसी डायरेक्शन में है और मेरी गणना क्या हो जाएगी, ऐसे जाकर ये इस दिशा में। तो मेरी गणना कैसे, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह ये हो जाएगा, देखो यहाँ तो प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 और ये R2 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये माइनस कम से ज्यादा, क्योंकि मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसको बंद कर लीजिए, मैं सिर्फ इस लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या, ये P पॉजिटिव था, ये कैसा था E, तो देखो यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन में लिया और इसको अपन इधर ले लेते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, E2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ये हमने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने विभवांतर हैं इनको अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 है ना, R2 माइनस I1 और ये क्या हो जाएगा, R2 है ना, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे E2 माइनस E1, चलिए R1 E2 माइनस E1। ये इसको चाहो तो माइनस साइन बाहर निकालो, तो E2 हमारा पॉजिटिव, E1 माइनस, इसमें माइनस साइन बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2। यदि इसको भाई माइनस आपकी बुक के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, ये हो गया, ठीक। अब हम कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। कौन सा बंद परिपथ भाई, तो बंद परिपथ क्या ले लेता हूँ भाई, तो A D F E, देखो A D F E A में ऐसा है ना, ये हो गया हमारे पास इस तरह से, ठीक। अब इसमें ले लेते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट, जैसे इसको ऐसे किया, इसको मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर धारा किधर, तो यहाँ पे आने वाली, देखो यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा I1, अच्छा है ना, और ये यहाँ से क्या हो रही है I2, तो ये I1 इंटू ये I1 प्लस I2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और यहाँ से ये जो अपने पास प्रतिरोध है, तो ये क्या हो जाएगा I1 कुल धारा यहाँ से जाने वाली I2 हो जाएगी इंटू R3। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए तो देखो यहाँ पर जब मैं कैलकुलेशन ऐसे कर रहा हूँ, धारा भी ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर जो I2 इंटू R2 ये कैसा हो जाएगा धनात्मक, यहाँ कम से ज्यादा है तो ये कैसा हो जाएगा ऋणात्मक। फिर यहाँ से जब ऐसे जाएंगे तो ये धारा ऐसी जा रही है, हमारा कैलकुलेशन भी ऐसा हो रहा है, कैलकुलेशन हमारी गणना जो हो रही है ऐसी हो रही है, ये भी कैसा हो जाएगा धनात्मक, ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू 0। देखो समस्त विभवांतर का बीजगणितीय योग 0, ये क्या हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा I1 है ना, और प्लस I2 इंटू R3, इसको मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा ये, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बंद लूप के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब एक बात, यहाँ पर ये जो बैटरी लगाई तो इसको हमने विभवांतर बोला, लेकिन बैटरी पर जब बैटरी लगाते हैं हम, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत वाहक बल। खैर इसको मैं और बताऊंगा आपको, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। हम इसको अभी हम ये मानते हैं विद्युत वाहक बल, यदि विभवांतर भी बोले तो चलेगा, ठीक है, यदि विभवांतर भी बोलते हैं तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के बेसिस पर जो किरचॉफ का नियम है उसको फिर परिभाषित कर दिया गया। कैसे परिभाषित कर दिया गया कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा एवं, देखो बहने वाली कुल धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस रिजल्ट को देख करके उन्होंने एक नया नियम बना दिया, मतलब एक एलिब्रेट कर दिया, उसको एक्सपांड करके बोल दिया, मतलब बढ़ा करके उसको और क्लियर करके बोल दिया। क्या बोला, तो इसको लिख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस मैंने आपको बताया ना, जो नियम मैंने आपको बताया शुरू में, वो उसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, वो बहुत अच्छे से यदि दिमाग में रहेगा तो आपको आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, वो इन दोनों की, इन्हीं रिजल्ट की मदद से उन्होंने क्या बनाया कि किसी बंद परिपथ या पास में बहने वाली समस्त धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों, देखो धाराओं है ना, एवं उनके संगत प्रतिरोधों के, देखो धाराओं के संगत ये जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोधों के, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, देखिए दोनों का गुणा है ना, गुणनफल का बीजगणितीय योग देखिए किसके बराबर होता है, उस बंद परिपथ में है ना, योग उस बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक विभवांतर या विद्युत वाहक बलों, है ना, या तो विभवांतर बोलेंगे या विद्युत वाहक बलों के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो ये हमारा रिजल्ट जो निकला है, उस रिजल्ट से हमारा ये नियम बना। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम था। द्वितीय नियम क्या था समझ में आ गया? किसके लिए था? बंद पाथ के लिए था। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज जो इसके किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ठीक है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या बताता है कि जो समस्त विद्युत वाहक बल है उनका जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अर्थात हमको एक चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, इससे हम क्या कर लेंगे, किरचॉफ के नियम से ही हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु, वो सारी चीजें आगे हम लोग इसके नियम पर ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर आगे कल देखेंगे।